आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 30। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विखंडन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कब किया जाता है? जब उसके बाजार किस चीज़ पर किया जाता है? उसके बाजार मूल्य पर। तो ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। पुष्प उगाने से आय को, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया। देखिए, पुष्प उगाने से आय जो हो रही है वो पुष्प उगाए जा रहे हैं, मतलब कृषि हो गया कम। ठीक है, खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय, खड़ी फसल को खरीद रहे हैं तो वो भी कृषि का कार्य है। कृषि कार्य में आय हो रही है तो वो भी कृषि कार्य है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। किस चीज़ में डेबिट किया जाता है? अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों पर मांगी गई धनराशि से, अंशों के प्रदत्त मूल्य से, अंशों पर अदेय धनराशि से। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अंशों पर मांगी गई धनराशि से। निम्नलिखित सूचनाओं में अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना कीजिए। अब देखिए, गणना करनी है। कैसे गणना करनी है इसकी? तो पहले तो आपको निकालना है कि जो अपलिखित की गई है, मतलब जो आपकी क्या हो रही हैं, जो आपको वसूल नहीं हो रही हैं, उन अमाउंट्स को लिखना है आपको। ठीक है, देखिए अब आप में इसमें है 3200 अशुद्ध अपलिखित किया गया, तो 3200 हो गया, 3200। ठीक है, अब 8000 केवल 70% वसूल होने का अनुमान है, केवल 70%। तो बचे जो नहीं वसूल होने का अनुमान है वो कितने होंगे? 30%। तो 30 कितने हुए? 8000 का 30% होगा आपका 2400। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 60,000 का 6000 केवल 60% वसूल होने का। 60% मतलब 40% वसूल नहीं होगा, तो 40% कितना होगा? वो भी होगा आपका 2400। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 4000 आर्थिक स्थिति खराब, कोई भी वसूली की उम्मीद नहीं। तो ये कोई वसूल नहीं हो रहा, तो ये हो गए आपके 4000। तो पूरा टोटल कितना होगा आपका? आंसर होगा इसका 12000। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 31 मार्च 2019 को कुल देनदार 25,000 है तथा अपर्याप्त ऋण 1000 है। यदि देनदारों पर छूट की दर 2% तथा अपर्याप्त ऋण के लिए प्रावधान की दर 5% है, तो देनदारों की छूट राशि निकालनी है। अब देखिए, देनदारों की छूट राशि निकालनी है तो सीधे सीधे वो कुल देनदार पे निकलेगी। तो 25 क्या होगा आपका? 25,000 का 2% सीधे सीधे। ठीक है, ये अपर्याप्त ऋण है तो ये आता है आपका P&L में। हम निकालेंगे यहाँ पर देनदार का सीधे 2%। तो कितना निकला आपका? 500 रुपये। ऑप्शन डी। 6 क्वेश्चन है आपका, संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए है रेखीय संगठन, दूसरा है कार्यात्मक संगठन, तीसरा है समिति संगठन, चौथा है रेखीय तथा विशेषक संगठन। तो इसका आंसर होगा आपका कार्यात्मक संगठन, ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है? तो इसका आंसर क्या है आपका? काल श्रेणी विश्लेषण, विचलन विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण, आगत तथा निर्गत विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा प्रतिगमन विश्लेषण, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, प्रविधि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने का कारण है? असामान्य क्षय, सामान्य क्षय, असमान बचत या समान बचत। तो इसका आंसर होगा असमान बचत, ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं 3 गुणों के संबंध में वर्गों की कुल संख्या क्या होगी? ऑप्शन क्या है? 27, 9, 12 और 3। तो 3 गुणों के संबंध में वर्गों की 3 संख्या क्या होगी? 9, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों को यह मानते हुए कि आय की कर योग्य आय की गणना कीजिए कि वह एक असाधारण निवासी है। ये मान लीजिए वो असाधारण निवासी है, तो क्या होगा? जब वो असाधारण निवासी है तो हम उसका सीन क्या करेंगे? भारत में जो प्राप्त हो रही होगी वो आय और भारत में जो कमाई गई होगी वो आय को आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो भारत में प्राप्त आय है जो कि इंग्लैंड में अर्जित हुई है, कहीं भी अर्जित हुई है, लेकिन प्राप्त भारत में हुई है, तो इसका मतलब ये 1000 रुपये लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों की गैर कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। अब गत वर्ष में भारत लाई गई है तो गत वर्ष की होगी आपकी, इस वर्ष में 6000 जोड़ी जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहे हैं भारत में अर्जित किंतु इंग्लैंड में
प्राप्त, देखिए हमने कहा था कि प्राप्त और अर्जित दोनों अमाउंट प्लस होंगी, तो अर्जित हुई है तो इसका मतलब 2,000 रुपये ऐड होंगे। अब बोले अफ्रीका में अर्जित व प्राप्त, किंतु मतलब अर्जित भी अफ्रीका में हो गई और कमाई भी अफ्रीका में हुई और प्राप्त भी अफ्रीका में हुई, लेकिन भारत लाई गई इस वर्ष, तो इस वर्ष की अमाउंट ऐड नहीं होगी, पिछले वर्ष की होती तो इस वर्ष में ऐड हो जाती। ठीक है, तो अब की अमाउंट कितनी हो गई, 1,000, 6, 7,000 और 8, 9,000। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। आप बोल रहे हैं 12 क्वेश्चन है आपका, वार्षिक उपनति समीकरण y इज इक्वल टू 30 प्लस 3.6x को मासिक उपनति समीकरण में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए जब इसको निकालते हैं तो क्या करेंगे, 30 प्लस 3.6x, बस 30 में डिवाइड कर देते हैं मासिक निकालने के लिए 12 से। ठीक है, तो और क्या निकलेगा इसका, 2.5 प्लस 3.6x। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। थर्टीन क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन दोनों ही स्वभाव में एक दूसरे के पूरक हैं। प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध इस लेखा सूचना से है कि वह प्रबंध के लिए उपयोगी होती है। प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिणात्मक सूचनाओं का विवरण सम्मिलित करता है। प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध इस लेखा सूचना से है कि वह प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। 14 क्वेश्चन है आपका, मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार होता है प्राप्त किराया, वार्षिक मूल्य, मानक किराया या नगर पालिका मूल्य। तो इसका होगा वार्षिक मूल्य, ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत आय 62,000, अवितरित लाभ 400 रुपये, निगम कर 1,000 रुपये तथा अंतकरण भुगतान 2,000 है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी। तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, देखिए पहले तो व्यक्तिगत आय को जोड़ेंगे तो क्या होगी, ₹62,000। ठीक है, अब वितरित लाभ को जोड़ेंगे 400 रुपये, निगम कर को देखिए अब जो कर है, जो टैक्स दिया जा रहा है, जो भुगतान किया जा रहा है, उन्हें घटाएंगे तो 1,000 रुपये घटाएंगे। ठीक है, और जो भुगतान किया है वो 2,000 रुपये घटाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा हमारा, 59,400। तो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। 16 क्वेश्चन है, विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह की जिस रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं क्षैतिज संप्रेषण, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण और विकर्ण संप्रेषण। तो इसका आंसर है आपका क्या, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निगमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। अंशों के नामित मूल्य को 10%, अंशों के निगमित मूल्य का 10%, अंशों के नामित मूल्य का 25%, अंशों के निगमित मूल्य का 25%। तो ये कितनी होनी चाहिए, ये अंशों के निगमित मूल्य का 25%, ऑप्शन डी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक आवर्ती वितरण का समांतर मध्य 5 है, यदि प्रत्येक आवर्ती का समांतर 5 गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता वह है चल माध्य रीति, अर्ध माध्य रीति, भारित माध्य रीति, स्वतंत्र हस्त वक्र रीति। तो इसका आंसर है भारित माध्य रीति, ऑप्शन सी। अब 20 क्वेश्चन है आपका, अधिकतम आना पहले जाना मतलब हीफो, हाई, अधिकतम आना पहले जाना। ठीक है, हीफो का क्या है, सामग्री निगमन की पद्धति उपयोगी होती है जबकि सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, जबकि सामग्री का मूल्य घट रहा हो, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो मतलब घट भी रहा हो बढ़ भी रहा हो, और सामग्री का मूल्य स्थिर हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका सामग्री का मूल्य स्थिर हो, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।